पार्ट 6। जगमोहन ने बंगले में प्रवेश किया। चेहरे पर खुशी चमक रही थी। तब तक देवराज चौहान और आला नुसरत ड्राइंग हॉल में आ पहुंचे थे। उसके चेहरे के भाव देखकर देवराज चौहान समझ गया कि जगमोहन सिक्का ले आया है। पास आकर जगमोहन ने शरीफों की तरह जेब में हाथ डाला और सिक्का निकालकर आला नुसरत की तरफ बढ़ाया। ये लीजिए आपकी अमानत। यही सिक्का है ना? आला नुसरत सिक्के को देखते ही कह उठी, यही है। देवराज चौहान ने जगमोहन के हाथ से सिक्का लेकर देखा। वो 1 रुपए के सिक्के से 1.5 गुना बड़ा था और उसकी मोटाई भी कुछ ज्यादा थी। देखने पर ही पता चलता था कि वो सैकड़ों बरस पुरानी है। पर उस पर किसी राजा की तस्वीर खुदी हुई थी। सन तारीख वगैरह पढ़ना कठिन था। देवराज चौहान ने वो सिक्का आला नुसरत को थमा दिया। आला नुसरत गंभीर नजर आ रही थी। जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा, तुम नाश्ता तैयार करो। अभी करता हूँ, मेरा पेट भी खाली है। जगमोहन ने कहा, फिर आला नुसरत से बोला, माँ जी, आप इस सिक्के का क्या करेंगी? इस सिक्के के दम पर मुगल बादशाह की छिपी दौलत तक पहुंचा जा सकता है, तो ये काम आप अकेले के बस का नहीं। इस काम के लिए हम जैसे 2-4 होने चाहिए। आप कहें तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं, परंतु ये बात पहले तय कर लेते हैं कि किसका कितना हिस्सा होगा। 2 तो हम हो गए। आपके साथ कोई है या आप अकेली हैं? जितने लोग होंगे उतने हिस्से कर लेंगे। सारा काम ईमानदारी से होगा। और नाश्ता बनाओ, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन सकपकाया और फिर वहां से चला गया। आप इसकी बात का बुरा न माने, देवराज चौहान ने कहा। ये तुम्हारा साथी नहीं जानता कि मैं तुम्हें सिक्का देने का मन बना चुकी हूँ। सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। अपने फैसले पर सोचने का आपके पास वक्त है। जल्दी मत। मेरे पास सोचने को कुछ भी नहीं बचा। मैं हिम्मत मत हारिए। सिक्के के बारे में आप आराम से फैसला कीजिए। ये सुरक्षित जगह है। यहाँ कुछ दिन तक रह सकती हैं आप। मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र ही कितनी बची है? जितनी उम्र है उसके लिए मेरे पास पैसा है। इस सिक्के की वजह से मेरा बेटा और बहू मारे गए। अब मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती। वो भारी मन से बोली। देवराज चौहान आला नुसरत को देखता रहा, फिर पलटकर बंगले के किचन में पहुंचा। जगमोहन वहां नाश्ते की तैयारी में व्यस्त था। तुमने उससे सिक्के की कोई बात नहीं कर तुम उससे सिक्के की कोई बात नहीं करोगे, देवराज चौहान ने कहा। बात ही तो कर रहा। सिक्के की वजह से वो अपना परिवार खो चुकी है। वो दुखी है और तुम। ठीक है, नहीं बात करूंगा इस बारे में, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो सिक्के के बारे में मुझे सब कुछ बता चुकी है कि मुगलों की छिपी दौलत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बता दिया उसने? जगमोहन की आंखें चमकी। क्या सिक्के के बिना भी हम उस दौलत तक पहुंच सकते हैं? नहीं। ऐसा क्या है उस सिक्के में कि? सिक्के में कुछ भी नहीं है। वो दौलत पाने के लिए सिर्फ एक पहचान पत्र का काम करेगा। तुम्हारा मतलब है कि दौलत कहीं रखी है जो कि सिक्का दिखाने पर हमें मिल जाएगी? देवराज चौहान ने जगमोहन को घूरा। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? जगमोहन सकपका कर बोला। तुम नाश्ता बनाओ और इस बारे में कुछ भी मत सोचो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिक्के के बारे में न? वो सिक्का मुझे देना चाहती है, परंतु सच में? परंतु मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वो दुखी है और सिक्के की वजह से अपना परिवार खो बैठी है। बाकी बातें अपनी जगह पर, परंतु तुम सिक्का लेना क्यों नहीं चाहते? उस सिक्के के दम पर हम मुगलों की दौलत तक। देवराज चौहान किचन से बाहर निकल गया। जगमोहन के चेहरे पर गंभीर सोच के भाव उभरे। जगमोहन ने नाश्ता तैयार करके आला नुसरत को बड़े प्यार से सर्व किया। देवराज चौहान भी तब तक नहा धोकर पहुंच चुका था। उसने भी नाश्ता किया। जगमोहन ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद कॉफी बनाई। तीनों कॉफी के लिए बैठे कि अचानक बंगले के मुख्य दरवाजे पर धक्के पड़ने लगे। देवराज चौहान और जगमोहन चौंके, फौरन उठे। आला नुसरत के चेहरे पर घबराहट न आ चुकी। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन आला नुसरत को हौसला देता हुआ कह उठा, हमारे होते हुए घबराने की कोई बात नहीं। अभी सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा अभी तक तोड़े जाने की स्थिति में भड़बड़ाया जा रहा था। देवराज चौहान ने दरवाजे के पास की खिड़की से बाहर देखा। अगले ही पल चौंका। शीशे की खिड़की के बाहर मोहनदासा खड़ा दांत फाड़े उसे देख रहा था। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मोहनदासा ने उसे ढूंढ निकाला था, जबकि वो तो मोहनदासा को अभी बहुत दूर समझ रहा था। खतरे का वक्त सामने था।
देवराज चौहान ने पलटकर दोनों को देखा। कौन है? जगमोहन ने पूछा। मोहनदासा है बाहर। जगमोहन से कुछ कहते न बना। आला नुसरत के चेहरे पर सफेदी फैल गई। दरवाजा टूटने पर था। बात उसकी और जगमोहन की होती तो वो पीछे से भी निकल सकते थे, परंतु आला नुसरत को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। दरवाजे का हाल बता रहा था कि वो किसी भी पल टूट सकता है। जगमोहन फौरन देवराज चौहान के पास पहुंचता बोला, हमें पीछे से निकल जाना चाहिए। आला नुसरत को नहीं ले जा सकते और उसे यहाँ मोहनदासा के भरोसे छोड़ भी नहीं सकते। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या तुम इनका मुकाबला करने की सोच रहे हो? मुकाबला किया तो आला नुसरत मारी जाएगी, गोली उसे भी लग सकती है। ये तो मुसीबत वाली बात हो गई। मोहनदासा हमें नहीं छोड़ेगा। वो तभी दरवाजा टूट गया। धड़धड़ाते हुए 7-8 आदमी भीतर प्रवेश कर आए। बसंत गोला भी उनमें शामिल था। सबके हाथों में रिवॉल्वर थमी थी। उन्होंने 3 को पहचाना जो कल रात मोहनदासा के ठिकाने पर दिखे थे। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर खतरनाक भाव दिखाई दे रहे थे। आला नुसरत डरी सी अपनी जगह पर खड़ी थी। तभी मोहनदासा ने भीतर प्रवेश किया। चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। आंखों में वहशी भाव ठहरे थे। आला नुसरत को देखने के बाद उसकी नजरें दोनों पर जा ठहरी। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा देवराज चौहान कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा। दासा व्यंग भरे लहजे में कह उठा। तुम तो मुगलों की दौलत तक पहुंचने का प्लान कर रहे होगे कि मैंने आकर सब गड़बड़ कर दिया। मुझे सच में हैरानी है कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गए। देवराज चौहान बोला। घेर लो इन्हें। तभी 4 आदमी रिवॉल्वर थामे आगे बढ़े। दो ने देवराज चौहान की कमर से रिवॉल्वर लगा दी। मोहनदासा कह उठा। तुम तो रात से ही हमारी नजर में हो। बस जरा बंगले की उलझन थी कि तुम किस बंगले में हो। वो तब पता चला जब जगमोहन कार लेकर बंगले से बाहर निकला। रात मेरे ठिकाने पर पहुंचकर बहुत गुंडागर्दी मचाई तुम दोनों ने। खैर खैर तो ये रही कि गोलियां नहीं चली, कोई मरा नहीं। मेरी पीठ थपथपानी चाहिए कि मैंने तुम दोनों को आला नुसरत को ले जाने दिया। मुझे चिंता थी कि अगर इसे गोली लग गई तो सिक्का मुझे कौन देगा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह मोहनदासा पर थी। मोहनदासा ने आला नुसरत को देखा, फिर देवराज चौहान से कहा। मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ। रात का बदला लेने नहीं आया। मैं तो सिक्का लेने आया हूँ। सिक्का मिला तो शराफत से तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुगल बादशाह की दौलत पाना चाहते हो? जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। संभाल लोगे उस दौलत को? कोशिश करूंगा संभालने की। मोहनदासा ने खतरनाक स्वर में कहा। सिक्का कहाँ है? देवराज चौहान चुप रहा, उसे घूरता रहा। जगमोहन ने उन दोनों पर नजर मारी जो उस पर रिवॉल्वर लगाए हुए थे। दासा ने इशारा किया तो गोला आला नुसरत की तरफ बढ़ गया। आला नुसरत की टांगें कांप उठी घबराहट से। बसंत गोला ने उसके सिर पर रिवॉल्वर की नाल रखी और गुर्राकर बोला। अब की बार हम सिक्का लेकर जाएंगे या तुझे मार देंगे। बता सिक्का कहाँ है? आला नुसरत की आंखों में आंसू चमक उठे। बता। गोला पुनः गुर्राया। आला नुसरत के होंठ भिज गए। तू भी अपने बेटे और बहू की तरह मरेगी। मोहनदासा दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। अगर तूने पहले ही सिक्का हमें दे दिया होता तो आज तेरी बहू और बेटा जिंदा होते। अब अपनी खैर मना। क्यों मजबूर करती है हमें गोली चलाने पर? सिक्का लिए बिना हम टलने वाले नहीं। फिर दासा ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर कहा। यह तो पक्की बात है कि सिक्का तुम लोगों के हाथ में नहीं रहने वाला। नागरे केले वाला भी इस सिक्के को पा लेना चाहता है। बाहर नागरे का आदमी गोपाल नाले दिखा था, मतलब कि वो भी इस इलाके में है, तो उसके आदमी भी यहाँ होंगे। नागरे मुझ पर नजर रखे हुए हैं कि मेरे आदमी सिक्का पाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं। मतलब कि तेरा काम तो हो गया देवराज चौहान। तेरे को तो मुगलों की दौलत नहीं मिलने वाली। इसलिए तूने कैसे सोच लिया कि मैं मुगलों की दौलत पाने के लिए दौड़ लगा रहा हूँ? तू दौड़ में शामिल नहीं है? दासा ने आंखें फाड़ी। जरा भी नहीं। तो ये औरत तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैं इस औरत की मुसीबतें दूर करने करके इसे सुरक्षित कर देना चाहता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मामला क्या है। अब पता चल गया? मोहनदासा हंसा। हाँ। तो मन बेचैन हो रहा होगा मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचने के लिए। गलत सोच रहा है। देवराज चौहान ने होंठ भींच कर बोला।
हैरानी की बात है, डकैती मास्टर देवराज चौहान मुगलों की दौलत नहीं पाना चाहता, चूतिया समझता है मुझे। भाड़ में जा, मुझे सिक्का चाहिए, नहीं तो तू और तेरा साथी जिंदा नहीं बचेंगे। बता, सिक्का तेरे पास है या इस औरत के पास, या फिर सिक्का कहाँ पड़ा है, वरना अब तू मरने वाला है। देवराज चौहान मोहनदासा को कठोर निगाहों से देखता रहा। मुझे खाएगा क्या? मोहनदासा कड़वे स्वर में देवराज चौहान से कह उठा। गोला आला नुसरत के सर से रिवॉल्वर सटाए हुए था। आला नुसरत सहमी सी खड़ी थी। गोला, मोहनदासा गुर्रा उठा। देवराज चौहान और जगमोहन को खत्म कर और इस औरत को साथ ले चल। ये औरत हमारे पास होगी तो बताएगी कि सिक्का कहाँ। तभी आला नुसरत ने अपना दायां हाथ आगे किया और हथेली खोल दी। हथेली पर सिक्का पड़ा था। आला नुसरत की आंखों में आंसू थे। गोला हथेली पर सिक्का देखकर चौंक गया। अगले ही पल झपट्टा मारकर सिक्का अपने हाथ में लिया और ऊंचे स्वर में कह उठा, सिक्का मिल गया। देवराज चौहान ने जगमोहन ने फौरन देवराज चौहान को देखकर कहा, सिक्का तो गया। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। बसंत गोला फौरन सिक्का लेकर मोहनदासा के पास पहुंचा। मोहनदासा ने सिक्का हाथ में लेकर चमक भरी निगाहों से उसे देखा, उसे उल्टा पलटा। चंद पल वहां शांति रही। क्यों देवराज चौहान, यही है सिक्का? हाँ। अब तेरी इस हाँ का विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मोहनदासा हंसकर सिक्का जेब में डालता हुआ कह उठा, मुझे पता लगा था कि इस सिक्के के दम पर मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचा जा सकता है। सही पता लगा था। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, मैं पता कर लूंगा कि कैसे दौलत तक पहुंचना है, परंतु आज तुम लोग बच गए। मैं सच में तुम दोनों को मारने जा रहा था। अब दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। मजे से अपनी जिंदगी बिताता रह। क्यों मेरे रास्ते में आकर अपना जीना हराम करता है? मजे कर, ये मामला सिर्फ मेरा है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। खींची खींची तकलीफ दे मुस्कान। अब संभल कर रहना, मेरे रास्ते में मत आना। मोहनदासा ने जेब में हाथ डालकर सिक्का बाहर निकालकर उसे पुनः गहरी निगाहों से देखा, फिर आला नुसरत को देखकर कह उठा, यही सिक्का है ना? आला नुसरत की गर्दन सहमति से हिली। अगर ये सिक्का वो वाला ना हुआ तो मैं फिर तुझे ढूंढ लूंगा और बुरी मौत मारूंगा। दासा ने खतरनाक स्वर में कहा, अगर तूने चालाकी की तो इस बार तू बचेगी नहीं मेरे हाथों से। तब दौलत भी भूल जाऊंगा मैं, और ये असली सिक्का है। देवराज चौहान बोला। मोहनदासा देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराया और कह उठा, तू कहता है तो मैं मान लेता हूं। चलो। दासा ने गोला को इशारा किया, हमारा काम हो गया। तब एक एक करके बाहर निकलने लगे। मोहनदासा भी बाहर निकल गया। देवराज चौहान और जगमोहन खामोश खड़े रहे। सबसे अंत में बसंत गोला निकला। आला नुसरत अपनी जगह पर खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों में आंसू थे। चोट खा गए हम। जगमोहन गुस्से से झल्लाकर कह उठा, हम नहीं, मोहनदासा गलती कर गया। देवराज चांद कड़वे स्वर में बोला, वो सिक्का अलादीन का चिराग नहीं कि उसे घिसा और दौलत मिल गई। क्या मतलब? उस दौलत तक पहुंचने के लिए और भी कई बातों की जानकारी होनी जरूरी है, जो कि उन्हें नहीं है। तुम्हें है? जगमोहन के होंठों से निकला। सिक्के से वास्ता रखती हर बात आला नुसरत ने मुझे बताई है। जब मैं सिक्का लेने होटल गया था। देवराज चौहान ने सहमति से सर हिला दिया। ये बात मोहनदासा को जल्द ही पता चल जाएगी कि वो गलती पर है। जरूर पता चलेगी, और वो फिर वापस लौटेगा। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मतलब कि मामला हमारे हाथ में है? पूरी तरह। देवराज चौहान की निगाह आला नुसरत पर गई। इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि अब ये किसी खतरे में पड़े। कहाँ ले जाओगे इसे? जगह है मेरे पास, बाद में बताऊंगा। पहले इसे वहां छोड़ आऊं। देवराज चौहान ने कहा, हम दो कारों पर यहां से बाहर निकलेंगे। आला नुसरत मेरे साथ होगी। हमें देखना है कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आता। कोई आ सकता है क्या? दास साहब, नागरिक आदमी गोपाल नाले के बारे में बता रहा था। हमें उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पीछे हुआ तो तुम उसे मेरे पीछे आने से रोकोगे। मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद तुम वापस बंगले पर आ जाओगे। मैं इसे सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस लौटूंगा। वो तो ठीक है, पर मुगल बादशाहों की दौलत भी तो हमें लेनी है। तुमसे ये किसने कहा? देवराज चांद ने उसे घूरा। नहीं लेनी? जगमोहन हड़बड़ाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
परंतु सोचने में क्या जाता है? तुमसे जो कहा है वो करो। ये तुम गलत कर रहे हो। जगमोहन पांव पटकते आला नुसरत की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। एक सोच थी चेहरे पर। जगमोहन आला नुसरत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, आप रो क्यों रही हैं? ये पश्चाताप के आंसू हैं। आला नुसरत फफक पड़ी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये सिक्का पहले ही मोहनदासा को दे देना चाहिए था। कम से कम इससे मेरा बेटा और बहू तो बच जाते। जगमोहन कुछ न कह सका। मजबूर सा आला नुसरत को देखता रहा। तभी देवराज चौहान पास पहुंचते ही कह उठा, हमें यहां से निकलना है। वैसा ही करना है जैसा मैंने कहा। बंगले से देवराज चौहान की कार निकली। वो कार में अकेला बैठा नजर आ रहा था। ये बात जुदा थी कि आला नुसरत कार की पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थी और नजर नहीं आ रही थी। उसके पीछे पीछे ही जगमोहन की कार बाहर निकली। दोनों कारें सामान्य गति से आगे बढ़ती चली गई थी। बंगले के बाहर जरा हट के एक कार खड़ी थी जिसमें दो आदमी मौजूद थे। उन्होंने दोनों कारों को अपने पास से निकलते देखा। एक कार में देवराज चौहान और दूसरी में जगमोहन को देखा। वो औरत इनके साथ नहीं है, एक कह उठा। बंगले में होगी, मैं नाले को बताता हूँ। दूसरे ने तुरंत मोबाइल से फोन लगाया और नाले से बात की। देवराज चौहान और जगमोहन अभी अभी दो कारों पर बंगले से बाहर गए हैं। उनके साथ वो औरत नहीं है। शायद वो बंगले में होगी। हम क्या करें? देवराज चौहान के पीछे जाएं या तुम लोग बंगले में जाओ? गोपाल नाले की आवाज कानों में पड़ी। औरत वहां मिली तो उसे यहां ले आओ। ठीक है। गोपाल नाले ने फोन बंद करके सामने कुर्सी पर बैठे नागरे केले वाले को देखा। नागरे सोच भरे स्वर में कह उठा, गड़बड़ हो चुकी है नाले। मोहनदास अपने आदमियों के साथ बंगले में गया जहां देवराज चौहान, जगमोहन और वो औरत थी। वहां वो 25 मिनट रहा, फिर अपने आदमियों के साथ बाहर निकला और कारों में सवार होकर चला गया। इस बात के दो ही मतलब निकलते हैं कि या तो दासा को सिक्का मिल गया है या देवराज चौहान के साथ इस मामले में उसकी पार्टनरशिप हो गई है। तभी तो वहां गोलियां नहीं चली, सिर्फ बातचीत हुई। आप सही कहते हैं। कुछ तो वहां हुआ है। जो हुआ है देर सवेर मुझे पता चल जाएगा। दासा का एक आदमी वहां की खबरें मुझे देता रहता है, नागरे ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु उस सिक्के की, मुगलों की दौलत की मुझे कितनी जरूरत है ये तुम जानते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मामला हमारे हक में हो जाए, गोपाल नाले ने शांत स्वर में कहा। अभी अभी देवराज चौहान और जगमोहन अलग अलग कारों में बंगले से निकले हैं। वो औरत बंगले में ही है। मैंने आदमियों से कह दिया है कि वो उस औरत को यहाँ ले आए। सिक्का अगर दासा ले गया तो उस औरत का क्या करेंगे हम? नागरे बोला। कम से कम हालात तो पता चलेंगे। नागरे नाले को सोच भरी निगाहों से देखता हुआ बोला। इस मामले में दासा हमसे आगे रहा नाले। ये मामला उसी का तो था। हम तो बाद में खबर मिल हमें तो बाद में खबर मिली कि मुगल बादशाह की दौलत हमें तो बाद में खबर मिली मुगल बादशाह की दौलत की आपके उसी आदमी ने खबर दी थी जो दासा के लिए काम करता है। फिर भी हम अब मामले को पूरी तरह समझ चुके हैं। अगर सिक्का का दासा के पास है तो हमें वो सिक्का उससे हासिल करना होगा। पहले उस औरत से पूछताछ कर लें कि मामला क्या चल रहा है। उसके बाद गोपाल नाले का मोबाइल बज उठा। हेलो, गोपाल नाले ने बात की। नाले साहब, दूसरी तरफ से आवाज आई। बंगला खाली है। औरत बंगले में नहीं है। वो दोनों तो अकेले ही बाहर निकले थे। नाले के माथे पर बल पड़ गए। जी हाँ, हमने देखा था, वो दोनों अलग अलग कारों पर। बेवकूफ, नाले उखड़े स्वर में कह उठा। वो औरत भी उन्हीं कारों में थी। नहीं थी, हमने उन कारों में उन दोनों को ही देखा था। वो लेटी भी हो सकती है, तब उसे तुम नहीं देख सकते थे बेवकूफ। वो तुम दोनों को बेवकूफ बना गए। नाले तेज स्वर में कह उठा। इससे तो अच्छा था कि तुम लोग उनमें से किसी का पीछा करते। अब अब हम क्या करें? उसी बंगले के बाहर रहो। अगर वो वापस लौटें तो उन पर नजर रखो। वो जहां जाएं उनके पीछे रहकर ये देखो कि वो क्या क्या वो मोहनदासा या उसके आदमियों से तो नहीं मिल रहे। जी। गोपाल नाले ने फोन बंद करके नागरे को सारी बात बताई। वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है, खतरनाक आदमी है।
कल रात वो मोहनदासा के ठिकाने पर जाकर उस औरत को ले आया, जबकि मोहनदासा के ठिकाने पर जाना जाकर आ जाना आसान नहीं है। देवराज चौहान भी इस मामले में आ गया है। वो भी मुगलों की दौलत लेना चाहता है। बात गंभीर हो गई है। नागरिक केलेवाला सोच भरे स्वर में कह रहा था। उसे शक रहा होगा कि बंगले पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे में वो औरत को छिपाकर कार में छिपाकर बाहर ले गया कि नजर रखने वाले धोखा खा जाएं। देवराज चौहान और मोहनदासा के बीच चल क्या रहा है? देवराज चौहान उस औरत को लेकर कहाँ गया होगा? नाले बोला। ये बात अब मैं कैसे बता सकता हूँ? दासा और उसकी पट गई हो और देवराज चौहान औरत को दासा के पास ले गया हो, यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। आज दासा के पास काम करने वाले अपने आदमी को मेरा फोन करना ठीक नहीं। वो मुझे बराबर खबर दे रहा है। अब भी उसी को फोन करना होगा। तभी नागरे का फोन बज उठा। नागरे ने फोन पर बात की। उधर से कोई कुछ कहता रहा। नागरे सिर हिलाता रहा। आगे भी खबरें देते रहना, नागरे ने कहा और फोन बंद कर दिया। गोपाल नागरे को देख रहा था। उसी आदमी का फोन था। वो कहता है कि दासा वहां सिक्का ले आया है। ओह, गोपाल नाले के होंठ सिकुड़े। देवराज चौहान के साथ दासा का दोस्ताना कायम नहीं। वो औरत देवराज चौहान के पास है। देवराज चौहान उस औरत को कहीं ले गया है, कार में छिपा कर ले गया है कि कोई उसे देख न सके। देवराज चौहान कम नहीं है। वो भी कोई खेल खेल रहा है। हैरानी इस बात की है कि मोहनदासा ने औरत को छोड़ दिया, सिर्फ सिक्का ले गया, जबकि उसे उस औरत को ले जाना चाहिए था। गोपाल नाले बोला। शायद दासा ने सोचा कि सिक्का हाथ आ गया तो काम बन गया। उसने सही सोचा है। सिक्का ही तो उसे चाहिए था। उसे औरत को भी अपने साथ लेना चाहिए था। अभी कई बातों में उसकी जरूरत पड़नी थी पूछताछ के लिए। कोई एक सिक्के के दम पर कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंच सकता है? ये बात दासा ने भी सोची होगी कि शायद वो जल्दीबाजी में सोचना भूल गया। सिक्का पाकर खुश हो गया और उधर मौका मिलते ही देवराज चौहान ने इस बात का फायदा उठाया और औरत को किसी जगह छिपाने ले गया। गोपाल नाले कुछ नहीं बोला। पता चल जाएगा, नागरे ने कहा। जो भी दासा के वहां होगा, वो आदमी खबर कर देगा। देवराज चौहान और उसके साथी जगमोहन पर भी नजर रख। वो दोनों भी अब इस मामले में आ चुके हैं। क्या पता वो भी उस औरत के साथ न छिप जाएं। हमारा कोई आदमी उनके पीछे नहीं गया, नाले बोला। ये गलती कर दी तुम तो। नाले का फोन बजा। नाले ने बात की। नाले साहब, उधर से उसी आदमी की आवाज आई। जगमोहन कार पर वापस आ गया है बंगले में। और देवराज चौहान? गोपाल नाले ने राहत की सांस ली। वो अभी नहीं आया। तुम दोनों बंगले पर नजर रखो। एक दो आदमी और लो। देवराज चौहान भी जल्दी ही लौटेगा। उन दोनों को हर समय अपनी नजर में रख उन दोनों को हर समय अपनी नजरों में रखना। लापरवाही मत करना अब। जी। देवराज चौहान या जगमोहन की कारों में उस औरत को भी बैठे देखा था? नहीं, वो दोनों अकेले थे। वहां उन पर नजर रखो और मुझे हर 2 घंटे बाद फोन करके खबर दो कि वहां क्या हो रहा है। कहकर नाले ने मोबाइल बंद किया और नागरे से कह उठा। जगमोहन बंगले में आ गया है। देवराज चौहान भी जरूर वहां आएगा। अगले दिन नागरे केले वाले को उसी आदमी का फोन आया। नागरे साहब, वो उधर से कह रहा था, मोहनदासा बहुत परेशान है कि उस सिक्के के दम पर कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा जाए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो उस औरत को और देवराज चौहान को पकड़ने की सोच रहा है। नागरे के होंठों पर मुस्कान उभरी। औरत को पकड़ने की बात तो समझ में आती है कि वो बताएगी कि सिक्का कैसे मुगलों की दौलत तक उसे पहुंचा सकता है। परंतु देवराज चौहान को क्यों पकड़ना चाहता है दासा? जब उस रात देवराज चौहान और जगमोहन औरत को छुड़ाने आए थे, तो तब जगमोहन ने दासा से कहा था कि कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है, ये बात देवराज चौहान जानता है। जगमोहन ने ऐसा कहा था? जी हाँ। तब मैं भी वहीं था। मोहनदासा यहां से कभी भी देवराज चौहान की तरफ निकल सकता है। देवराज चौहान का ठिकाना तो कल उसने देख ही लिया था। नागरे ने फोन काटकर नाले का नंबर मिलाया। सारी बात नाले को बताकर कहा, उस औरत को तो देवराज चौहान कहीं छिपा आया है, परंतु देवराज चौहान जानता है कि सिक्के के दम पर कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है। दासा देवराज चौहान दासा देवराज चौहान तक पहुंचने के फेर में है।
अच्छा यही होगा कि देवराज चौहान को हम पकड़ लें। इस तरह दासा हमारे हाथ के नीचे आ जाएगा। मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। गोपाल नाले ने अपने उन्हीं आदमियों को फोन किया। देवराज चौहान कहाँ है? वो बंगले से बाहर गया है। केदार उसके पीछे है। जगमोहन? वो बंगले में है। तुम कितने लोग हो? 3। बंगले में जाकर जगमोहन को उठाकर ला सकते हो? आसान काम है। उसे उठा लाओ। ठिकाने पर पहुंचो। नाले ने कहकर बंद किया और केदार का नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। होंठ दृढ़ता भरे अंदाज में भिजे हुए थे। केदार से बात हुई। देवराज चौहान कहाँ है? मैं उसी के पीछे हूं। वो साइन की एक इमारत में गया है। उस औरत को उसने इसी इमारत में रखा हुआ है? गोपाल नाले ने पूछा। ये मैं नहीं जानता। इस जगह पर कंपनियों के ऑफिस बने हुए हैं। मैं वहां पहुंच रहा हूं। क्यों? देवराज चौहान को पकड़ना है। मेरे पहुंचने से पहले ही देवराज चौहान वहां से निकल आए तो मुझे खबर कर देना। 1.5 घंटे बाद देवराज चौहान उस इमारत से बाहर निकला। पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आला नुसरत को उसने इसी इमारत के एक ऑफिस में रखा हुआ था। वो उसके पहचान वाले की थी। जोरावर सिंह नाम था। उसके ऑफिस में कोई काम नहीं होता था, परंतु रोज सुबह 9 बजे रिसेप्शनिस्ट आकर बैठती थी। सप्ताह में 2-3 बार रिसेप्शनिस्ट को कोई कोड वर्ड में मैसेज देता था, जो कि वो जोरावर सिंह को दे देती थी। ऐसी जगह पर आला नुसरत सुरक्षित थी। देवराज चौहान आला नुसरत से ही मिलकर आया था, उसकी खैर खबर जानने आया था। रिसेप्शनिस्ट युवती आला नुसरत का पूरा ध्यान रख रही थी। जरूरत की हर चीज उसे मुहैया करवा रही थी। देवराज चौहान पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचकर ठिठका और गोपाल नाले को देखने लगा, जो कि कार से टेक लगाते खड़ा उसे ही देख रहा था। उसका अंदाज देखकर देवराज चौहान एकाएक सतर्क हो गया था। गोपाल नाले उसे एकटक देखता रहा। मुझसे कुछ काम है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। वो गोपाल नाले को पहचानता नहीं था। क्या मतलब? तुम मेरी कार से टेक लगाए खड़े हो इसलिए पूछा। मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। गोपाल नाले का स्वर शांत था। मुझे? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। अच्छा, पर मैं तुम्हें नहीं पहचानता। गोपाल नाले हूं मैं। देवराज चौहान चौंका। नागरे केले वाले के लिए काम करते हो तुम? ठीक समझे। देवराज चौहान संभल सा गया था। आला नुसरत को यहां रखा है? गोपाल नाले ने इमारत पर नजर मारकर कहा। नहीं। तुम लोग भी सिक्का पाने के लिए? हाँ। कैसे पता? मोहन दासा ने बताया था। लेकिन कोई फायदा नहीं। सिक्का दासा ले गया। जानता हूं। फिर मुझसे क्या चाहते हो? पता लगा कि तुम जानते हो कि सिक्के के दम पर मुगलों की दौलत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दासा सिक्का लेकर परेशान हो रहा है कि कैसे वो दौलत तक पहुंचे। वो तुमसे फिर मिलने आने वाला है। बहुत भीतर तक की खबर है तुम्हें? नागरे को तेरी जरूरत है। चल मेरे साथ। गोपाल नाले शांत था। देवराज चौहान ने आसपास देखा। तेरा कोई आदमी तो नजर नहीं आ रहा। फिर मुझे कैसे ले जाएगा? देवराज चौहान बोला। आदमी है। तुझे दिखेंगे नहीं, पर वो हमारे बीच दखल नहीं देंगे। तेरे लिए मैं ही बहुत हूं। ऐसा है तो ले चल मुझे नागरे के पास। तभी गोपाल नाले की टांग घूमी। जूते की ठोकर देवराज चौहान के पेट पर पड़ी। देवराज चौहान पेट थामे दोहरा होता चला गया। उसी पल गोपाल नाले का हाथ देवराज चौहान के सर पर पड़ा। देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे बेहद कठोर चीज उसके सर से टकराई हो। आंखों के सामने लाल सतरंगी तारे नाच उठे। उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और नाले का जोरदार घूंसा उसकी कनपट्टी पर टकराया। उसके पैर उखड़ गए और वो बेहोश होता लुढ़क गया। उसके बाद उसे होश आया तो खुद को नागरे की कैद में पाया। देवराज चौहान सोचों से बाहर निकल आया। उसने होटल के छोटे से कमरे में नजर मारी। कॉफी के खाली प्याले को देखा। वो जानता था कि वो सुरक्षित नहीं है। नागरे ने उसे सिक्का देकर किसी प्लान के तहत ही आजाद किया है और उस पर नजर भी जरूर रखवा रहा होगा। उसका कहना है कि उसे 100 माइल से ज्यादा दूर नहीं जाने देगा। स्पष्ट था कि नागरे की निगाह उस पर थी। साथ ही देवराज चौहान जगमोहन को लेकर परेशान था कि नागरे ने उसे आजाद नहीं किया।
यहां तक कि उसके कहने पर नागरे ने जगमोहन से मुलाकात तक नहीं करवाई। उसकी निगाहों में सबसे जरूरी काम था जगमोहन को आजाद कराना, परंतु नागरे की निगाह उस पर थी। ऐसे में जगमोहन को आजाद कराना आसान नहीं था। देवराज सोच देवराज चौहान सोच रहा था कि क्या करे। तभी दरवाजा थपथपाया गया और छोटू की आवाज आई। साहब जी, मैं। देवराज चौहान ने उठकर दरवाजा खोला। सामने छोटू खड़ा था। साहब जी, सलाम। छोटू ने अपने माथे पर हाथ ले जाकर बोला, आपको बताने आया था कि एक जोड़ा होटल में ठहरने आया है। आपने पूछा था ना कि आपके बाद होटल में कोई ठहरने आए तो बताना। देवराज चौहान ने सर हिलाकर 100 का नोट निकालकर उसे दिया। ये तुम रखो और होशियार रहकर नजर रखो। कुछ बदमाश लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। कोई बात मेरे काम की लगे तो बताना। छोटू चला गया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद कर लिया। मोहनदासा आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर सोच के भाव थे। देर से वो इसी हालत में था। उसने आंखें तब खोली जब कदमों की आवाजें उसके कानों में पड़ी। कदमों की आवाज से समझा कि आने वाला बसंत गोला है। दासा ने गोला को देखा। गोला उसके चेहरे पर नजरें टिकाते कह उठा, किस उलझन में है दासा साहब? देवराज चौहान के बारे में सोच रहा हूं। मोहनदासा ने अपना सर खुजलाया। क्या? देवराज चौहान इस वक्त हमारे लिए कीमती है। वो जानता है कि मुगल बादशाह की दौलत तक कैसे पहुंचना है। अगर देवराज चौहान हमारे हाथों में आ जाए तो नागरिक को सिक्के के लिए मुझसे समझौता करना पड़ेगा। ये बात तो सही है, पर देवराज चौहान के कंधे में नागरे ने डिवाइस फिट कर रखी है, जिससे उसे पता चलता रहेगा कि देवराज चौहान कहां पर है। खतरनाक बात तो ये है कि वो डिवाइस बम फोड़ सकती है और इससे देवराज चौहान की मृत्यु हो सकती है। यही बात खतरनाक है। इसी बात की चिंता है मुझे कि देवराज चौहान को कुछ हो न जाए। उसका सलामत रहना जरूरी है। रिमी जावेद कहाँ है अब? बताया तो था आपको कि वो उसी होटल में कमरा ले चुके हैं जहां देवराज चौहान ठहरा है। उन दोनों को मेरा प्लान बता दिया था। हाँ, परंतु मुझे शक है कि देवराज चौहान उनकी बात पर यकीन करे, गोला ने कहा। देवराज चौहान को इस बात का यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि उसके कंधे में डिवाइस फिट है। रिमी जावेद ये काम कर सकते हैं अगर वो समझदारी से चलें तो। वो समझदार हैं, अपना काम ठीक से कर लेंगे। अब देवराज चौहान उनकी बात को कैसे लेता है ये देखना है बस। होटल से कुछ हटकर एक कार में टोनी पार्कर के दोनों आदमी, मंगा और आरती, होटल पर नजर रखे हुए थे। देवराज जब से भीतर गया था तब से वो बाहर नहीं निकला था। जितेन फोन पर उनसे संपर्क में था। वो पास ही कहीं पर मौजूद था। किसी पर नजर रखने जैसा काम मुसीबत वाला है। बैठे रहो और उसके बाहर निकलने का इंतजार करते रहो। मंगा कह उठा। मैं तो खुश हूं ये काम करके। कम से कम आराम करने का मौका तो मिला। आरती मुस्कुराया। लानत है ऐसे आराम पर। मुझे भागदौड़ वाला काम अच्छा लगता है। अब क्या पता देवराज चौहान कब बाहर निकलता है। मोहम्मद खान ने सख्ती से कहा है कि देवराज चौहान हमारी निगाहों से ओझल ना हो। वो तो साला होटल के कमरे में घुसा बैठा है। मंगा ने मुंह बनाकर कहा। तभी आरती का फोन बज उठा। हेलो, उसने बात की। दूसरी तरफ जितेन था। मेरे ख्याल में देवराज चौहान का बाहर निकलने का इरादा नहीं लगता। मुझे क्या पता। मैं होटल में जा रहा हूं। हम में से किसी को होटल के भीतर भी होना चाहिए। कोई खबर हो तो फोन पर बताना। ठीक है? देवराज चौहान होटल से बाहर निकले तो मुझे तुरंत बताना। सुन लिया, आरती ने कहा। तू होटल में जाकर आराम कर। कॉफी पिएगा? तेरे को तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं, यूं ही पूछा, कहकर आरती ने फोन बंद कर दिया। होटल में जा रहा है जितेन, मंगा बोला। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो होटल के भीतर रहकर देवराज चौहान पर नजर रखेगा। तभी उनकी निगाह जितेन पर पड़ी जो कि होटल की तरफ बढ़ रहा था। जितेन ने होटल में प्रवेश किया और पहली मंजिल पर कमरा ले लिया। नहीं जानता था कि देवराज चौहान दूसरी मंजिल के कमरे में है। वैसे भी छोटा मोटा सा होटल था वो। 5-7 कमरे नीचे और 5-7 ही ऊपर थे। जितेन ने मोहम्मद खान को फोन किया। कहो। उधर से मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। जिस होटल में देवराज चौहान ठहरा है मैं उसी में आ गया हूँ।
आरती और मंगा कहाँ हैं? वो होटल के बाहर रहकर निगरानी कर रहे हैं। देवराज चौहान नजरों से ओझल ना हो, ये जिम्मेवारी वाला काम है। पारकर साहब की नजर है इस मामले पर। समझ गया। त्रिहन के बारे में सुना? किसने मारा त्रिहन को? जितेन गंभीर था। मालूम नहीं, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कोई खास दुश्मन है। वो त्रिहन को मारकर पास ही छिपा रहा। वो त्रिहन को मारकर पास ही छिपा रहा। उसका ख्याल था कि मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे भी मार देगा। मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। फिर तो अच्छा ही रहा जो तुम नहीं गए। मैं तो जा रहा था, परंतु पार्कर साहब ने रोक लिया। तुम पता तो लगाओ कि त्रिहन को मारने वाला कौन है, फिर उससे निपटेंगे। जरूर। ये बताओ कि देवराज चौहान पर और लोग भी नजर रखे हैं? तुम्हारा मतलब नागरे के आदमियों से है? हाँ। ऐसा कोई आदमी मुझे दिखा नहीं। तुम सतर्क रहना। नागरे इस तरह देवराज चौहान को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो जरूर नजर रखवा रहा होगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बातचीत बंद हो गई। जितेन ने मोबाइल बंद किया ही था कि दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। कौन? जितेन दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। साहब जी, मैं छोटू, इस होटल का ऑर्डर लेने वाला। मैं ही बावर्ची, मैं ही वेटर हूँ। जितेन ने दरवाजा खोला। सामने छोटू मुस्कुराता खड़ा था। पूछने आया था कि चाय कॉफी या खाने को कुछ चाहिए तो भीतर आओ। छोटू भीतर आ गया। इस होटल में कितने लोग ठहरे हुए हैं? जितेन ने पूछा। एक साहब है और एक जोड़ा ठहरा है, एक बूढ़ा आदमी है। छोटू ने कहा। वो साहब दिखने में कैसा है? छोटू ने देवराज चौहान का हुलिया बता दिया। ये साहब कहाँ पर किस कमरे में है? ऊपर की मंजिल में 205 नंबर कमरे में। उनसे कोई मिलने आया? नहीं, जब से आए अपने कमरे में बंद है। कहीं फोन किया उसने? मुझे क्या पता साहब, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। छोटू दांत दिखाकर बोला। आपको उनकी पूरी खबर चाहिए? हाँ। वो साहब भी कह रहे थे कि कोई होटल में आकर ठहरे तो उन्हें बताऊं। मेरे बारे में उसे मत बताना। नहीं बताऊंगा। पर आपने कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने तो मुझे 1000 का नोट दिया था। जितेन ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, ये रख। मुझे उसकी खबर देना, बाद में और दूंगा। अगर वो होटल से बाहर निकले तो मुझे फौरन बताना। ठीक है। छोटू ने 500 का नोट जेब में डाला। चाय कॉफी लाऊं साहब? कॉफी ले आओ। छोटू सिर हिलाकर चला गया। सीधा दूसरी मंजिल पर देवराज चौहान के कमरे में पहुंचा। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो छोटू धीमे स्वर में कह उठा। साहब जी, एक और आदमी होटल में आकर ठहरा है। वो देखने में कैसा लगता है? छोटू ने जितेन का हुलिया बताया। इस हुलिये वाले को देवराज चौहान नहीं जानता था कि वो किसका आदमी हो सकता है। इसी तरह मुझे खबर देते रहो। देवराज चौहान ने 100 का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा। कोई मेरे बारे में पूछे तो फौरन मुझे बताना। छोटू चला गया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान सोच रहा था कि अब क्या करें। वो समझने की चेष्टा में था कि नागरे उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा है। क्या सोचकर उसे सिक्के के साथ आजाद कर दिया। उसने जेब से मुगल बादशाहों के जमाने का सिक्का निकालकर उसे उलट पलट कर देखा और वापस जेब में रख लिया। रिमी और जावेद उसी होटल के कमरे में थे और दूसरी मंजिल पर 201 नंबर कमरे में थे, जो कि सीढ़ियों के पास पड़ता था। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था ताकि बाहर नजर रखी जा सके। जावेद दरवाजे के पास ही कुर्सी रखे बैठा था। दोनों होटल में पति पत्नी बनकर रुके थे। रिमी कमरे में सोच भरे ढंग से टहल रही थी। वो 27 साल की औसत रंग रूप वाली युवती थी और अपने कामों में माहिर थी। 8 सालों से वो मोहनदासा के लिए काम कर रही थी। जावेद देर से उसे टहलता देख रहा था। जब रिम्मी ने टहलना जारी रखा तो जावेद ने पूछा, क्या बात है? मैं बसंत गोला की बात पर सोच रही हूँ, जो उसने करने को कहा है। रिम्मी ठिठकते हुए कह उठी। देवराज चौहान के पास जाने को डर लग रहा है। जावेद की निगाह बराबर बाहर थी। ये बात नहीं है, रिम्मी बोली, लेकिन वो डकैती मास्टर है। आसानी से मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा। गोला ने जो समझाया है वैसे ही काम कर, उसका प्लान ठीक है, जावेद बोला। पता नहीं देवराज चौहान को संभाल पाऊंगी या नहीं। रिम्मी ने गहरी सांस ली। तू तो इन कामों में माहिर है। वो भी तो डकैती मास्टर देवराज चौहान है। इस वक्त वो अजीब हालातों में फंसा पड़ा है। सोचने वाली बात है कि वो मेरी बात को कितनी गंभीरता से लेता है।
वो मुझ पर खामखा शक भी कर सकता है। जावेद ने गहरी निगाह से रिम्मी को देखा। आज तू ज्यादा घबरा रही है। घबरा नहीं रही, तनाव में हूं कि इस काम में मुझे सफल होना है। सफल ना हुई तो दासा नाराज हो जाएगा। मैं जाऊं देवराज चौहान के पास? जावेद सोच भरे स्वर में बोला। रिम्मी ने जावेद को देखा, फिर कह उठी, मैं ही जाऊंगी। तो देर क्यों कर रही है? कोई देर नहीं हुई। वो होटल के कमरे में है, बाहर नहीं गया। वो बाहर जा सकता है, उससे होटल में ही बात कर लेना ठीक है। देवराज चौहान के पास जा। उसके कमरे में कोई गया तो नहीं? होटल वाला छोकरा गया था, जो हमारे पास भी आया था। वो वापस जा चुका है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहते हुए रिमी दरवाजे के पास पहुंची। जावेद उठा, कुर्सी पीछे की और बोला, मैं तेरे साथ हूं, तो किसी बात की फिक्र मत कर। रिमी ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकली और छोटी सी गैलरी में आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते समय वो सतर्क थी कि कोई उसे इस तरफ जाते देखे नहीं। वो देवराज चौहान के कमरे के बंद दरवाजे के पास छिटकी और हौले से दरवाजा थपथपाया। चंद पल ठहरकर भीतर से देवराज चौहान की आवाज आई। कौन? दरवाजा खोलो देवराज चौहान, रिमी ने मध्यम स्वर से कहा। तुमसे बात करनी है। तुम कौन हो? मैं मोहन दासा की भेजी हूं और इस वक्त अकेली हूं, रिमी ने कहा। कुछ क्षणों की देरी के पश्चात देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। सामने रिम्मी खड़ी थी। देवराज चौहान सतर्क था। मुझे भीतर आने दो, रिम्मी ने संयत स्वर में कहा। तुम्हें धासा ने भेजा है? हाँ। तुम होटल में ठहरी हो किसी के साथ? रिम्मी ने गहरी सांस ली, फिर कह उठी, हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? रिम्मी। तुम्हारे साथी का नाम? जो होटल जो होटल के किसी कमरे में, हम 201 कमरे में ठहरे हैं, उसका नाम जावेद है। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? पिस्तौल है। देवराज चौहान दरवाजे से हटता कह उठा, भीतर आओ। रिम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और उसी पल रिम्मी की गर्दन पर बांह को लपेट दिया। रिम्मी हड़बड़ा गई। वो समझ नहीं पाई कि क्या होने जा रहा है। हिलना मत, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। क्या चाहते हो? पिस्तौल कहाँ है? ब्रा में। निकालो। नाल से पकड़कर निकालो और सामने बेड पर फेंक दो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। रिम्मी ने पिस्तौल निकाली और बेड की तरफ उछाल दी। कोई और हथियार है? नहीं। निकला तो मारी जाओगी। कोई हथियार नहीं है, पिस्तौल थी, वो अब बेड पर पड़ी है। देवराज चौहान ने उसके गले में लिपटी अपनी बांह हटाई। यहीं खड़ी रहो, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान ने कहा और बेड के पास पहुंचकर पिस्तौल उठाई। वो 6 गोलियों वाली पिस्तौल थी और उसका वजन वजन बता रहा था कि वो लोडेड है। देवराज चौहान उसे जेब में डालते हुए कहा, बैठो। रिमी कुर्सी पर जा बैठी। दासा कब से मुझ पर नजर रखवा रहा है? देवराज चौहान दूसरी कुर्सी पर बैठा बोला। रिमी पूरी तरह संयत थी। वो जानती थी कि अपने में विश्वास पैदा करना है, तभी वो ठीक से बात कर पाएगी। उसे हर पल इस बात का एहसास था कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान से बात कर रही है। जब नागरे केले वाले ने तुम्हें आजाद किया, तो फौरन ही मोहनदासा को खबर मिल गई। उसने मुझे और जावेद को तुम्हारी तरफ दौड़ा दिया। हमें बता दिया गया था कि तुम किस इलाके में हो। हमने कई कोशिशों के बाद तुम्हें ढूंढ लिया। कब से मेरे पीछे हो? बहुत देर से। तब हम तुम्हें देख रहे थे जब तुमने फोन किया और लंबे इंतजार के बाद कोई कार तुम्हें दे गया। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पीछा होने का पता चल गया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा? इतना भी आसान नहीं था हमें मार देना, रिमी शांत स्वभाव में मुस्कुराई। देवराज चौहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तो मोहनदासा ने तुमसे कहा कि मुझसे बात करो? उसने कैसे सोच लिया कि मैं उसका नाम सुनकर तुमसे बात करने को तैयार हो जाऊंगा? मुझसे बात करके तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम चाहो तो मोहनदासा से बात कर सकते हो। मैं जरूरत नहीं समझता। तुम जो कहने आई हो कहो और चली जाओ। मेरी बात सुनकर तुम मुझे गले लगा लोगे देवराज चौहान? रिमी मुस्कुराई। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो बोला, दासा के पास इसके सिवाय कहने को कुछ नहीं है कि मैं उसे मुगलों की दौलत तक? ऐसा कुछ नहीं है। दासा ने मुझे, देवराज चौहान ने निगाह रिम्मी के चेहरे पर टिकाई। तभी रिम्मी का मोबाइल बज उठा। हेलो, रिम्मी ने बात की। तुम ठीक हो? उधर से जावेद की आवाज आई। ठीक हूँ, और देवराज चौहान से मेरी आराम से बात हो रही है, कहने के साथ ही रिम्मी ने फोन बंद कर दिया। जावेद था, मेरा हाल पूछ रहा था। मैं कोई बात कहूँ उससे पहले सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या?
नागरे ने तुम्हें क्यों और कैसे आजाद कर दिया? क्या तुमने नागरे को बता दिया कि मुगलों की दौलत कहां पर है? नागरे मेरे से कुछ भी नहीं जान सका। देवराज चौहान का शांत स्वर था। तब उसने मुझे छोड़ दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि आखिर उसने तुम्हें इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि नागरिक क्या करना चाहता है मुझे छोड़कर। नागरिक का प्लान मैं तुम्हें बता सकती हूँ। बोलो। उसने तुम्हारे कंधे में ऐसी डिवाइस फिट कर दी है जो कि उसे हर पल खबर देती रहेगी कि तुम कहां पर हो। तुम मुगलों की छिपी दौलत के पास पहुंचते हो तो वो तुम पर नजर रखकर ये जान लेगा। देवराज चौहान रिम्मी की बात सुनकर चौंका। मुझे हैरानी है कि उसने तुम्हारे कंधे में डिवाइस फिट की और तुम्हें खबर तक नहीं लगी। उसने मुझे 4 दिन तक लगातार बेहोश रखा था। देवराज चौहान के होंठ भींच गए। अब समझ में आया कि नागरे ने मुझे बेहोश क्यों रखा, और मेरे पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया कि क्यों बेहोश रखा। दासो को इस बात का कैसे पता चला? नागरे के पास उसका कोई आदमी है। खबर मिल गई। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचे नाचती रही। परंतु तुम इस तरह मुगलों की दौलत तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए सिक्का तुम्हारे पास होना जरूरी है जो कि नागरे के पास है। खैर, ये बात की बात है। तुम्हें कंधे में छिपी डिवाइस से छुटकारा पाना चाहिए सबसे पहले। देवराज चौहान ने उसे नहीं बताया कि सिक्का उसके पास है। तुमने ये नहीं सोचा कि आखिर उसने तुम्हें इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? देवराज चौहान ने उसे नहीं बताया कि सिक्का उसके पास है। मोहनदासा इस बारे में तुम्हारी सहायता करना चाहता है, और इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि दासा कोई काम मुफ्त में करे, उसका स्वार्थ ना हो। देवराज चौहान कड़वे स्वर में कह उठा। अगर उसका कोई स्वार्थ है तो वो मुझे पता नहीं। जो मुझे कहा गया वो ही मैं तुमसे कह रही हूँ। रिमी गंभीर स्वर में बोली। एक और बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे कंधे में लगी डिवाइस बम का भी काम करती है। नागरे जब तुमसे बहुत परेशान हो जाएगा तो डिवाइस रूपी बम ब्लास्ट करके तुम्हारी जान ले लेगा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। क्या भरोसा कि तुम सच कह रही हो या झूठ? कंधे से डिवाइस निकलवा लेने के बाद किसी एक्सपर्ट से उसे चेक करा लेना कि वो बम है या नहीं। इस वक्त तुम नागरे के हाथों बुरी तरह फंसे हो। तुम्हें जल्दी से जल्दी डिवाइस से छुटकारा पा लेना चाहिए। कैसे? मोहनदासा ने इसके लिए डॉक्टर का इंतजाम कर रखा है। वो 10 मिनट में तुम्हारे कंधे से डिवाइस। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मैं मोहनदासा पर भरोसा क्यों करूं? हो सकता है दासा मुझे मुसीबत में फंसा रहा हो। डिवाइस जैसा कुछ मेरे शरीर में ना हो। डॉक्टर के पास जाऊं तो वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, और जब मैं होश में आऊं तो दासा के पास मिलूं। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, परंतु विश्वास करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं जानती हूं कि तुम मेरी बात को हवा में नहीं उड़ा सकते। तुम जरूर अपने कंधे का एक्सरे कराओगे और डिवाइस तुम्हें एक्सरे में नजर आएगी। रिम्मी ने जेब से तह किया एक कागज निकाल कर उठी और कागज को बेड पर रखते हुए कहा, इस कागज पर मेरा फोन नंबर लिखा है। जब डिवाइस होने की तसल्ली हो जाए तो मुझे फोन कर लेना। डॉक्टर का इंतजाम कर रखा है। वो 10 मिनट में डिवाइस तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल देगा। एक बात और, इस होटल के बाहर बाईं तरफ हटकर नीली सेंट्रो कार खड़ी है। उसके भीतर 2 आदमी बैठे तुम पर नजर रख रहे हैं। वो भी हमारी तरह देर से तुम्हारे पीछे हैं, और वो नागरिक के आदमी हो सकते हैं। उनसे तुम निपटना चाहो तो तुम निपट लो, नहीं तो मुझे फोन कर देना। दासा अपने आदमी भेजकर उन्हें खत्म करा देगा। देवराज चौहान रिम्मी को देखता रहा। कुछ कहा नहीं। मेरी बातों की तुम तस्दीक करके मुझे फोन करना। मेरी पिस्तौल दो, मैं जा रही हूँ। उसे मेरे पास रहने दो, मुझे जरूरत पड़ सकती है, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, तुम रखो। मुझे खुशी होगी कि मेरी पिस्तौल डकैती मास्टर देवराज चौहान इस्तेमाल करेगा। रिम्मी मुस्कुराई। तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दो तो। मेरे पास मोबाइल नहीं, वो नागरे ने ले लिया। देवराज चौहान बोला। कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी। जगमोहन को नहीं छोड़ा नागरे ने? नहीं। रिम्मी चली गई, परंतु कई सवाल देवराज चौहान के सामने छोड़ गई। उसे रिम्मी की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, परंतु रिम्मी ने ठीक कहा कि उसकी बातों को हवा में भी उड़ा नहीं सकता था। अब ये पता करना जरूरी था कि उसके कंधे में क्या सच में डिवाइस डाली गई है।
क्या इसी वजह से नागरे ने उसे 4 दिन बेहोश रखा था कि कंधे का जख्म भर जाए और डिवाइस के बारे में उसे पता न चल सके? बाहर नागरे के आदमी होने की बात भी कही थी रिम्मी ने। अगर सही कहा था तो सबसे पहले उन आदमियों से निपटना जरूरी था, वरना वो उस पर नजर रखे नागरे को बताते रहेंगे कि वो ऐसी जगह पर गया जहां एक्सरे होता है। तब नागरे समझ जाएगा कि वो किस फेर में है।